ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिडेंसी वीज़ा के हवाले से। और हम अपनी पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि काफ़ी सारे जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो अब फॉरेनर्स के लिए ओपन हो रहे हैं फ्रॉम रेजिडेंसी पर्सपेक्टिव। यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस तो वहाँ हमेशा से रहे हैं, यानी कि लोग जॉब करने जाते हैं टेम्परेरी तौर पे, वहाँ कुछ अर्से जॉब करते हैं, फिर वहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पे हर जीसीसी कंट्री जो है वो अपने आप को थोड़ा-सा ओपन कर रहा है फॉरेन रेज़िडेंसी के लिए, जिसमें आप रियल एस्टेट भी बाय कर सकते हैं वहाँ पे, और रियल एस्टेट के थ्रू आप रेज़िडेंसी हासिल कर सकते हैं उन कंट्रीज़ में। तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन्स आए थे अपने यूट्यूब चैनल पे कि वो जानना चाह रहे थे कि भाई कौन-कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो ये रेज़िडेंसी ऑप्शंस जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। किसमें क्या डिफरेंस है, कितने आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो आज हम उस पे थोड़ा-सा एक ओवरव्यू आपके सामने पेश करेंगे कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जीसीसी में जो आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कॉस्ट आती है। तो उस पे थोड़ी-सी हम डीप डाइव करेंगे। तो हमारे साथ मोहसिन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। तो मोहसिन भाई, आपका काफ़ी एक होलिस्टिक व्यू रहा है जीसीसी के ऊपर रिसेंटली। तो हुँ, थोड़ा-सा बताइए कि जो हमारे पास रेज़िडेंसी के ऑप्शंस हैं, तो हुँ, इसमें क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं? और कुछ जो हैं वो रियल एस्टेट के थ्रू मिल रही है, कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल रही है, कुछ में आप बाय आउट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदीज़ के हुँ, केस में। तो थोड़ा-सा अगर आप हमें ओवरव्यू दे दीजिए इसके हवाले से कि भई ये पूरा प्रोसेस कैसा है? कितना हुँ, ट्रांसपेरेंट है? ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो हैं वो घबराते हैं, ख़ासतौर पे जो वेस्ट से आ रहे होते हैं कि भई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या हो रहा है पीछे हमें नहीं पता। तो थोड़ा-सा उस पे भी हमें रोशनी डाल दीजिए। हुँ, हुँ। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस, जहाँ-जहाँ बैठे हैं आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान बैठे हैं, इंडिया बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, तो वो आपका कोई ना कोई रीज़न है इसको एक्सप्लोर करने का। और हुँ, वो रीज़न ये है कि या तो आप मूव करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है वेस्ट में, आप अपने बच्चों को जो है वो किसी इस्लामिक कंट्री में ग्रो करना चाहते हैं, या टैक्सेस आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर ये है कि आप जो है वो डिफरेंट रीज़न्स हैं आपके मूव करने के, राइट? अब उन रीज़न्स के लिए ज़रूरी है कि इन कंट्रीज़ को समझा जाए जहाँ आप मूव हो रहे हैं। क्योंकि हुँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए थे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का पता था, यूएस गए थे तो यूएस का पता था। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर मूव हो रहे हैं जीसीसी में, तो आपको इन कंट्रीज़ का थोड़ा पता होना चाहिए। अ, ये ज बात बिल्कुल इन्होंने ठीक की कि अब इनके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो गई है, काफ़ी लोगों को चाह रहे हैं, और ये सारा सिलसिला वही है, पोस्ट ऑयल क्या होगा जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर। जो पावर जा रही है, जो कंट्रोल जा रहा है, जो जो इकोनॉमी रन होती थी ऑयल पे, वो आगे जाके कैसे चलेगी। तो उसके लिए उन्होंने लोगों को डिफरेंट फैसिलिटेशन देनी शुरू कर दी है। वो इस शक्ल में भी दी है इन्होंने कि रियल एस्टेट के थ्रू आ जाएँ, और इस शक्ल में भी दी है कि आप आके यहाँ पे बिज़नेस भी रन करें। जॉब का तो हमेशा से रहा ही है, वो तो सभी को हुँ, पता है, और वो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। अब अगर हम इसको थोड़ा-सा अनपैक करें, तो मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए कि उन कंट्रीज़ की स्पेसिफिकली क्या-क्या सिचुएशन है। और क्या वो सिचुएशन, क्योंकि अब आपके पास एक एक बुफे आ गया है। पहले तो आपके पास वन डिश होती थी, हर चीज़ का जवाब, गल्फ में दुबई होता था। हुँ, रियल एस्टेट लेनी है तो दुबई, जॉब पे जाना है तो दुबई, कहीं स्टॉप ओवर करना है कहीं जाते हुए तो दुबई, 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 दुबई। लेकिन अब बाकी सारी स्टेट्स भी खुल रही हैं, तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोबब्ली रियाद का भी स्टॉप ओवर ले रहे होंगे, और दोहा का भी लेते होंगे। हुँ, तो अब इन कंट्रीज को ना थोड़ा-थोड़ा समझना ज़रूरी है, तो हम पहले ज़रा इन कंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर कोशिश करने के बाद ये देखेंगे कि इनके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हुई हुई हैं। अच्छा, उसके लिए मैंने एक छोटा-सा स्लाइड पैक बनाया हुआ है, और वो हम स्किम थ्रू करेंगे। किसी को अगर डिटेल में डिस्कशन करना है स्लाइड पैक पे, तो वो फिर ऑब्वियसली यासीन से कनेक्ट हो जाए, और फिर हम उसके साथ एक सेशन डिटेल में लगा लेंगे, लेकिन हम उसको स्किम थ्रू करेंगे ताकि ये अंडरस्टैंड किया जा सके कि क्या ये कंट्री जो ऑफर कर रहा है, क्या ये आपको सूट भी करता है या नहीं करता? हुँ, क्योंकि अगर वो सूट नहीं करता, तो उनकी ऑफरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी अप्रोच मुझे कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि जी कहाँ जाया जाए, किधर जाया जाए? और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि यार, ये सवाल तो बेसिकली आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि हाँ, मैं क्यों जाना चाहता हूँ? ये जो क्यों है, ये फिर कहाँ के साथ कनेक्ट होगी? लेकिन अगर हुँ, आप क्यों में कंफ्यूज हैं कि बस मुझे तो जाना है, यहाँ से जाना है बस, तो फिर वो कहाँ जाने के साथ कनेक्ट होना उनका उसका मुश्किल काम है। हाँ। तो और मेरे ख़्याल में 2 तरह की आपके पास ऑडियंस है ना, जिसमें एक तो वो है जो पाकिस्तान
से निकलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में फँसे हुए हैं, उनका बस ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि यार मुझे निकलना है पाकिस्तान से। फिर एक ऑडियंस हमारे पास है जो ऑलरेडी वेस्ट में एस्टैब्लिश लोग हैं, जो 15 साल, 20 साल पहले आए थे पाकिस्तान से निकल के, यहाँ आ गए, उनके बच्चे बड़े हो गए। अब वो चाह रहे हैं कि यार बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अब मुझे अपनी रिटायरमेंट का बंदोबस्त करना है, तो मैं किसी ऐसे घर चलिए। फ्रेंडली कंट्री में जाके रहूँ जहाँ पे मैं थोड़ा-सा इस्लामिक माहौल भी हो, हलाल चीज़ें भी ईज़िली अवेलेबल हों और मौसम थोड़ा-सा ऐसे। बेहतर हो। ख़ास तौर पे कनाडा में विंटर बहुत सख्त होता है, हुँ, तो जब आप यंग होते हैं तब तो आप गुज़ार लेते हैं टाइम। लेकिन हुँ, जैसे-जैसे आपका 50 के करीब आप जाने लगते हैं ना, तो आपका दिल चाहता है कि यार थोड़ा-सा नॉर्मल वेदर की तरफ जाया जाए। तो हुँ, एक तो ये, और तीसरी ऑडियंस ये होती है जिनके बच्चे भी छोटे हैं, वो स्कूलिंग से परेशान हैं यहाँ पे, हुँ, क्योंकि आपको हुँ, पता है यहाँ पे स्कूल के बड़े इश्यूज़ हैं, एलजीबीटी और फिर दूसरी तरह के इश्यूज़ भी आ जाते हैं ड्रग्स वगैरह के, तो वो चाहते हैं कि अब वो थोड़ा-सा बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट में लेके जाएँ जहाँ की उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी-सी अच्छी हो। तो ये 3 हुँ, तरह की ऑडियंस होती है ना। हुँ, तो उस हवाले से अब तीनों को कैटर करना तो मुश्किल है इस वीडियो में, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग फँसे हुए हैं बेचारे, उनके पास तो ऑप्शंस कम है, क्योंकि उनका तो एक तो जो वीज़ा प्रोसेस है वही इस वक़्त जो है बैन हुआ हुआ है। अब जब वो कब, पता ऐसे नहीं ही है। कब खुलता है। जब खुलेगा तो फिर वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। हुँ, लेकिन जो लोग वेस्ट में हैं उनके लिए ये ऑप्शन ईज़ी है कि वो ईज़िली पिक एंड चूज़ कर सकते हैं इन कंट्रीज़ को, अगर उन्होंने अपने बच्चों की वजह से मूव करना है या उनका जो रिटायरमेंट प्लान है आगे जाके उसके हवाले से। हुँ, तो हुँ, मैं आपकी ये ऐड करता हूँ प्रेज़ेंटेशन। हुँ। ये मेरा स्क्रीन तो नज़र आ रहा है आपको? जी, आप आ गया है ना? अब आ गई, इसको आप प्रेज़ेंटेशन ओके, मोड में ले आएँ। तो मैं इसमें ले आया हूँ। आ रही है स्क्रीन? हुँ, आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमने जीसीसी कंपैरिज़न किया हुआ है इन 6 मुल्कों का और हमारा फ़ोकस ज़रा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ है, तो उसके हिसाब से हुआ हुआ है ये। अच्छा, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस की बात की जाए ना, हुँ, अगर इन 6 के 6 जगहों को देखा जाए तो ये बिल्कुल हर कंट्री का एक डिफरेंट सिलसिला है। ओमान की अगर बात की जाए तो तकरीबन कोई आई थिंक 250 साल से ये जो फैमिली है ये रूल कर रही है और बहुत ही स्टेबल किस्म की इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चल रहा है। और अब जब से ये नए बादशाह जो सुल्तान आए, सुल्तान हेतम, ये जब से आए हैं इन्होंने अपने बेटे को जो क्राउन प्रिंस है वो भी डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरह से यूएई के अंदर भी बहुत ही स्टेबल तरह का सिलसिला है, लेकिन इसके अंदर यूएई के अंदर 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं। ओमान में कोई स्टेट नहीं है। ओमान एक सिंगल स्टेट है, लेकिन ये जो यूएई है उसके अंदर 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो ऑब्वियसली इनका थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन ये काफ़ी वेल वेल रन सिस्टम है। और जो एक चीज़ मुझे वहाँ नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे वो ये नज़र आ रही है कि वो जो अब डाइवर्सिफिकेशन का जो पुश है, वो सिर्फ़ दुबई हुँ, की तरफ से अब नहीं आता, बल्कि वो ऑल अक्रॉस द सारी एमिरेट्स की तरफ से आ रहा है। तो इस वजह से वहाँ जिन-जिन एमिरेट्स में मेरा जाना हुआ है, वहाँ मैंने यही देखा है कि सब के सब जो हैं वो शदीद ग्रोथ ओरिएंटेड और डेवलपमेंट और रियल एस्टेट लॉन्च हो रही है और बिज़नेसेस खुल रहे हैं और वो एक फीलिंग वहाँ पर आ रही है। अच्छा, सऊदी अरेबिया एक डिफरेंट केस है ऑल टुगेदर। लोगों को उसका आइडिया है बैकग्राउंड का। सऊदी अरेबिया में काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो जो चेंजेज़ हैं वो काफ़ी सारी चेंजेज़ हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। तो वेट एंड सी कि किस तरह से वो चेंजेस जो हैं वो आके शेप अप होती हैं। कतर भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंट्री है। कतर के अंदर भी जो रूलिंग फैमिली है वो भी, क्योंकि कतर एक बहुत ही छोटी सी जगह है और वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी लीडरशिप मौजूद है, तो वो भी काफ़ी स्टेबल कंट्री है। बहरीन का जो थोड़ा-सा सिलसिला है वो ये है कि वहाँ पर थोड़ा-सा एक तो ये कि जो लोन टू जीडीपी रेशियो है वो उनका 120% से ज़्यादा है। तो ज़रा इकोनॉमिक सिचुएशन बहरीन जो की काफ़ी इतनी ज़्यादा है। ज़बरदस्त, हाँ, हाँ, ज़्यादा है, तो नहीं है। दूसरे ये कि वहाँ पे जो थोड़ा-सा सेक्टेरियन एंगल है, वो भी हाँ। प्ले करता है। अच्छा, ये एक कुवैत। थोड़ा-सा हैरानकुन जी। बात है कि बहरीन का इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ब ये इतना हाई जीडीपी रेशियो होता है उन कंट्रीज़ का जहाँ पे डेट बेस्ड इकोनॉमीज़ होती है, जैसे वेस्ट है। हुँ, हुँ। लेकिन बहरीन तो डेट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनका इतना ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो है। हाँ, एक तो ये कि दरअसल ये ऑयल में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हुँ, शेल ऑयल इनको निकालना है, तो उसकी जो प्राइस है, वो काफ़ी ज़्यादा है बहरीन के लिए। दूसरा ये कि सऊदीज़ आते थे, तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख सऊदी आता था हर साल बहरीन टूरिज़्म के चक्कर में। तो वो टूरिज़्म उनको थोड़ा-सा जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि सऊदी खुद बहुत डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है चीज़ों के अंदर, हुँ। तो जो टूरिज़्म है, उसका भी इम्पैक्ट है। तो बहरीन इस वक़्त मतलब कोई बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन में नहीं है, बट लेट्स सी आगे वो कैसे शेप अप करता है चीज़ों को। अब कुवैत की तरफ आते हैं। कुवैत में भी आपने पीछे कुछ 2-3 सालों में देखा होगा कि वहाँ पे भी काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल्स रहे हैं। अपोज़िशन पार्टी या उस तरह की काफ़ी चीज़ें चलती रही हैं और उनकी डिपेंडेंसी भी अभी बहुत ज़्यादा है ऑयल के ऊपर।
तो थोड़ा सा जो पॉलिटिकल एंगल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना दूसरी जगहों का, जैसे ओमान का स्ट्रांग है, यूएई का स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। वो ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, उसमें डेफिनेटली लीड जो कर रहा है वो तो आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ दुबई। यूएई करता है लीड। जितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और जितनी ज्यादा जो चेंजेस हैं और जितनी ज्यादा उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं इंटरनेशनल चीजों को, वो किसी और स्टेट ने भी किए नहीं है। तो जो टॉर्च बेरर है वो दुबई है, बट अब साथ में वो अकेला नहीं रहा है। अबू धाबी के अंदर भी वही अब मुझे वो नजर आ रही है, क्या कहते हैं, मोमेंटम नजर आ रहा है। वही मोमेंटम अब रास खैमा में नजर आ रहा है, वही शारजा में नजर आ रहा है, वही उम्मुल क़ुवैन के अंदर नजर आ रहा है। तो इवन छोटी छोटी स्टेट्स जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उनके अंदर भी वो मोमेंटम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूएई जो है वो ऑब्वियसली, और यूएई की जो इकोनॉमी है वो शदीद डाइवर्सिफाई हुई हुई है, और बहुत ही, दुबई का तो आई थिंक 5% है सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट, अच्छा 95% जो है इतना वो कम हो गया? डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। दुबई 5% तो तो बहुत कम है। डाइवर्सिफाई पूरा कर चुका है, बिल्कुल। यूएई भी अब आहिस्ता आहिस्ता, यूएई का मतलब अबू धाबी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा इस वक्त शॉपिंग स्प्री पे निकले हुए हैं। इवन यहाँ जो लंदन का जो वो है एग्जीबिशन सेंटर लार्जेस्ट, इज ओन बाय अबू धाबी नाउ। फिर और इसके अलावा फिर यहाँ की भी रियल एस्टेट कंपनीज, डेवलपर्स खरीद लिए हैं इन्होंने, एल्डार ने। इस वक्त जो अबू धाबी है वो बहुत ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और इनका बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट सोवरेन फंड है जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, और मैंने सुना अब है फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है मिडल ईस्ट का वो, क्योंकि जी 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 काफ़ी जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं वो भी अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ फाइनेंस कर रहे हैं उसको। तो उनका जो प्लान है वो यही है कि मैंने सुना था कि इसको फाइनेंशियल हब बनाएंगे पूरे मिडल ईस्ट का। जी जी, वो बाइनेंस का सीईओ आया हुआ था ना, कंतूरा पहना फाइनेंस हुआ का, था हाँ। वो, हुँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई के साथ खड़ा हुआ था। तो हुँ, वो इस वक्त फुल ऑन हुए में फाइनेंशियल हब बनाने के लिए, और साथ हाँ। साथ ये जो ऑब्वियसली मिलियनर्स वाला सिलसिला है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो आइलैंड्स है ना, नेचुरल आइलैंड्स, वो अबू धाबी के पास है पूरे हाँ, यूएई के अंदर, और सबसे मैंने सुना ज्यादा। है कि चाइनीज़ का भी काफ़ी रोल है इसके अंदर, क्योंकि मैं कल वली की एक वीडियो देख रहा था, उसने एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट को कवर कर रहा था वो। तो हम्म। जहाँ वो कवर कर रहा था उस जगह पे, उस इवेंट की जगह पे एक चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था, बैकग्राउंड में नज़र आ रहा था। तो वो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि चाइनीज़ इतनी तादाद में वहाँ आके वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों के अंदर, जिसमें रियल वो एस्टेट भी तो शामिल है ऑफ कोर्स, और दूसरी हाँ, तरह की इन्वेस्टमेंट भी है। वो तो दरअसल रियल एस्टेट, और फिर ये जो टैरिफ लग रहे हैं ना, हाँ। ये भी तो है ना कि अगर वो टैरिफ लग रहे हैं, वो मेड इन चाइना नहीं जा पा रहा, या अगर यूई, सॉरी, अमेरिका के अंदर मेड इन चाइना पे टैरिफ लगा हुआ है, हुँ, तो मेड इन चाइना हटा के फिर मेड इन यूएई कर दो, या मेड इन ओमान कर दो, या मेड इन सऊदी अरेबिया कर दो, कतर कर दो। तो वो अब हुँ, ऑब्वियसली कोई ना कोई रास्ते तो अब बनेंगे ही, और ये काफी ज्यादा हो रहा है। हुँ, तो यूएई तो ऑब्वियसली लीड कर रहा है। ओमान जो है उसकी अब डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुई है, इनका भी 2040 का प्लान है, और उसके अंदर पिछले कोई 5 सालों के अंदर सुल्तान ने तकरीबन कोई 470 लॉस चेंज किए हैं ओमान के अंदर, 470 डिग्रीज उन्होंने रिलीज की हैं पिछले 5 सालों के अंदर। तो ओमान में बहुत तेजी से काम हो रहा है, ओमान की स्पीड के हिसाब से, क्योंकि ओमान में इतना पीछे कभी तेजी से काम नहीं हुआ जितना भी 4-5 सालों के अंदर हो रहा है। और उसकी एग्जांपल ये भी मैं देता हूँ कि इवन फिर सुल्तान हेतम सिटी के अंदर पिछले कोई 4 महीने के अंदर 3 डेवलपर लॉन्च कर चुके हैं, 3 डेवलपर्स। ये कभी नहीं हुआ है ओमान में। ओमान में तो वैसे ही लिमिटेड नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं, और एक हुँ, पीरियड के अंदर तो वो कभी हुआ ही नहीं कि इतने सारे लॉन्च करें। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीड जो है वो काफी इंक्रीज कर दी है, और जैसे जैसे ये 2030 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी स्पीड और तेज हो जाएगी, क्योंकि 2030 में सुल्तान हेतम को 10 साल हो जाएंगे हुँ, ओमान। तो वो काफी क्रिटिकल ईयर है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो इसलिए वो स्पीड तेज होती हुई नजर आएगी। साथ में वो मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स, टूरिज्म, हाइड्रोजन पे बहुत फोकस कर रहा है, तो ओमान के अंदर ये नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया को तो मुझे खैर बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, 2030 का प्लान है, एक्सपो 2030 हो रही है, फुटबॉल हो रहा है, और फिर इतने मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, न्योम और रेड सी, फिर एआई के ऊपर काम चल रहा है, तो उनके भी काफी ग्रोथ हो रही है। बट अभी जो इनफ्लक्स है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग रियल एस्टेट को देखें वहां पे, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑल्दो के जो टॉप टियर वाला एंगल है, जैसे कि अगर 4 मिलियन आप रियाल खर्च करते हैं तो आपको वो लाइफ टाइम रेजिडेंसी दे रहे हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है उसका है कि आप 8 लाख उनको सऊदी रियाल दे दीजिए और लाइफ टाइम रेजिडेंसी ले लें, या फिर आपकी एक सर्टेन सैलरी होनी चाहिए, आई थिंक 27,000 या 30,000 सऊदी रियाल है,
अगर आपकी है तो वो आपको दे रहे हैं। टैलेंट वीजे उन्होंने भी इशू कर दिए हैं, तो सऊदी अरेबिया भी कैचअप कर रहा है। अब देखें कि किस पीरियड के अंदर जाके जो है वो बराबर खड़ा होगा यूएई के। अच्छा, जो अभी आपने लाइफ टाइम रेज़िडेंसी की बात की है, इस क्या मतलब इसका? ये परमानेंट है या इसकी कोई टाइम लिमिट है? वो तो ये ना कि प्रॉपर्टी ओनरशिप पे कनेक्टेड है ना। वो 4 मिलियन की अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, हुँ, 4 मिलियन की, तो वो बेसिकली प्रॉपर्टी आपकी स्पॉन्सर बन गई है उस अच्छा, जगह के ऊपर। अब ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी आपने बेची, तो आपने अपनी स्पॉन्सरशिप खत्म कर ली, हुँ, तो वो फिर रिन्यू नहीं होगी। लेकिन ओके। ये जो 8 लाख वाली है, ये हुँ, परमानेंट है। आपने लेकिन वो 8 लाख आपने इन्वेस्ट नहीं करने, वो गवर्नमेंट को बेसिकली जाएंगे। आप खरीद रहे हैं, आप आप खरीद बाय रहे आउट हैं, कर रहे बिल्कुल हैं। वैसे हुँ, ही, बिल्कुल सही कहा। आपने पैसे गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट उसके रिस्पॉन्स में आपको एक लाइफ टाइम रेजिडेंसी दे दी। ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया का है। अब आ जाते हैं हम कतर की तरफ। कतर भी रियल एस्टेट की रेजिडेंसी देता है, तकरीबन 7,30,000 कतरी रियाल की है, जिससे वो स्टार्ट होती है। ये मोरलेस उतनी ही बन जाती है जितनी दुबई की है। दुबई की 7.5 लाख से स्टार्ट होती है, इनकी सात लाख हुँ, तीस हजार से स्टार्ट होती है। और उसमें अगर प्रॉपर्टी आप वो लेते हैं इतनी वर्थ होती है, तो फिर आपको वो रेजिडेंसी दे देते हैं। तो ये सिलसिला कतर की इकोनॉमी जो है वो फीफा आप देख चुके हैं पीछे। कतर इटसेल्फ बड़ा रिच कंट्री है और पॉपुलेशन बहुत छोटी है कतर की। सोविन फंड इनका बहुत बड़ा है। $3 बिलियन तो महीने का इनको दुनिया कमा के देती है, क्योंकि हुँ, इन्होंने इतना डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सिलिकॉन वैली में की हुई है, वॉक्सवैगन में की हुई है, बार्कलेस के अंदर की हुई है, काफी रियल स्टेट है इनके पास लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई इन्होंने इकोनॉमी की हुई है, तो इनके पास काफी जो है वो पैसा हर महीने ऑटोमेटिकली आता ही है। और फिर जब से ये वॉर हुई है यूक्रेन वाली, तो उससे भी इनकी काफी चांदी हो गई थी, क्योंकि फिर गैस इन्होंने बहुत बेची है यूरोप को। तो हुँ, कतर में अभी कोई और ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ये कि ऑब्वियसली रिच कंट्री है, लेकिन ये कि अब आने वाले वक्त में वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं यूएई और सऊदी अरेबिया और ओमान के कंपटीशन के आगे, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं कतर हुँ, को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ, बहरीन का हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पे कि उनके थोड़े से सिलसिले हैं। तो जो लोग वहां रह रहे हैं और उनको रेंट्स बचाने हैं अपने, तो वो तो रियल एस्टेट उनके लिए बड़ा ऑब्वियस केस बनता है, क्योंकि वहां पे भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बढ़ गए हैं वहां पे। और ऑब्वियसली प्राइसेस भी थोड़ी उनकी कम है इन कंपैरिजन विद दुबई। लेकिन ये कि वो जो है ना कि वहां जाके रहेगा कौन, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली वो इन्फ्लक्स चाहिए ना लोगों का आने के लिए आने के लिए आने के लिए, कि भाई आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। हुँ, हुँ, बहरीन में अभी वो कुछ कुछ खास इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि वहां पे हमारी क्यू होगी, बट ये कि मैं बहरीन को भी देख रहा हूँ। कुवैत प्रॉब्ली इस वक्त आई थिंक सबसे पीछे उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वहां पर अभी दूसरी चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी इशू है और फिर स्टेबिलिटी की भी चीजें सिलसिले चल रहे हैं। तो कुवैत का देखेंगे कब तक अपनी चीजों को रिफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस वक्त यूएई को हम कह सकते हैं कि वो लीड कर रहा है सारी एमिरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ओमान आ जाता है एक पिक्चर के अंदर कि वो खोल रहा है, कर रहा है, ओपन हो गया है। और फिर सऊदी अरेबिया जो है वो कैचअप कर रहा है। मैं ओमान और यूएई के ये बोल रहा हूँ कि ओमान और यूएई इस वक्त अवेलेबल है। अगर आपने जाना है वहां पे, सोच रहे हैं जाने का, तो ये दो मार्केट्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त खुली हुई हैं और इस वक्त हुँ, कह रही हैं कि आ जाओ। सऊदी अरेबिया आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। अब देखें कब वो अपनी जो रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो नीचे गिराते हैं। हुँ। और फिर हम ये भी सुनने में आ रहा है कि जी वो मक्का मदीना की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी बिकने के लिए, और वो तो लेट्स सी के ये कब ये काम होता है। इसका मतलब सऊदी और अरबिया भी ऑन है, लेकिन उसका जो प्राइस टैग है वो काफ़ी हाई है। वो काफी हाई है, और वो हुँ, ठीक है हाई भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले बड़े लोग यहाँ पर आए हमारे पास, हाँ, और जितने बड़े लोग आएंगे वैस उतने ही फिर इन्वेस्टमेंट ड्राइव करेगी ना, हुँ, क्योंकि पैसे के पीछे लोग जाते हैं ना। तो हाँ, अगर बड़े लोग आ जाएंगे सऊदी अरेबिया, तो कहेंगे यार वो चला गया, चलो मैं भी चला जाता हूँ। फिर वो हुँ, अपने ऑफिसेस खोलेंगे वहां पे, फिर वो बिजनेसेस खोलेंगे, फिर वो रियल एस्टेट और खरीदेंगे। तो उनको देखा देखी फिर नीचे के लोग आना शुरू हो जाएंगे। हुँ, तो दुबई सॉरी सऊदी अरेबिया स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट ही वो टॉप एंड से हुआ है, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ड्राइव करने के लिए। बट लेट्स हुँ, सी आगे आने वाले वक्त में क्या चीजें होती हैं। हम आगे चलते हैं। फिर ये देखते हैं कल्चर एवोल्यूशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यासीन, ओमान का हम कभी पीछे जिक्र करते रहे, तो लोग आके ओमान पे क्यों आके रुक रहे हैं या ठहर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो आई थिंक हमारी कल्चर वैल्यूज और नॉर्म्स के साथ बहुत ज्यादा अलाइंड है।
ओमानीज खुद भी बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं, डीपली रूटेड हैं अपने कल्चर के साथ, फिर इस्लाम के साथ, इन सब चीजों के साथ, तो लोग कह रहे हैं यार ये मुझे ज्यादा समझ आ रहा है, खासकर उन फैमिलीज से जो ऑस्ट्रेलिया से मूव करेंगे या कनाडा से मूव करेंगे या यूके से मूव कर रही हैं, और उनका मूव करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पाकिस्तान तो नहीं जा सकते या जाना नहीं चाहते किसी भी वजह से, तो अब हम किसी नियरेस्ट जीसीसी स्टेट में चले जाएं जहां पे हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें और अच्छा इस्लामिक माहौल मिल जाए उनको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओमान है वो सारे बॉक्सेस टिक करता है। और इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे रीजन का, वो ये कि ओमानीज आर वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल, इस तरह के लोग हैं, वेलकमिंग। और वो आप जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, जो डिफरेंट लोग जब वहां घूमने जाते हैं तो वो बनाते हैं उन वीडियोस को, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि जो कल्चर है उनका ओमानियों का वो बड़ा ही इजी कल्चर है। तो ये चीज ओमान को बहुत जो है ओमान अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे लोगों को अपनी तरफ। अब इसी तरह से यूएई में, अच्छा यूएई काफी डाइवर्सिफाइड है। अब यूएई में दुबई तो बिल्कुल एक मेल्टिंग पॉट है, डाइवर्सिफाइड मेल्टिंग पॉट। यूरोप भी नजर आ जाएगा आपको, ब्राजील भी नजर याद आ जाएगा, चाइनीज भी नजर आ जाएंगे आपको, आयरिश भी नजर आ जाएंगे, पाकिस्तानी भी सब नजर आ जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉट है। लेकिन बहुत सारे लोग उस मेल्टिंग पॉट को नहीं पसंद करते, तो वो कहते हैं ऐसा हम नहीं पसंद करते, तो फिर उनके लिए ऑप्शन क्या खुला है, शारजा का खुला हुआ। शारजा बिल्कुल डिफरेंट जगह है, ऑल्दो के ट्विन सिटीज हैं दुबई और शारजा, बट शारजा का जो कल्चर है, जो स्पीड ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो सब चीजें जो है वो दुबई से कम है और बहुत डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग तो ये कि काम तो दुबई में करते हैं लेकिन वो रहते शारजा में ही। और आज की बात नहीं हो रही, जमाने की बात हो रही है, और वो दुबई मूव होना ही नहीं चाहते फैमिलीज को लेके, क्योंकि ये वो तो उस मैं बहुत मेल्टिंग पॉट में पहले से रहना नहीं सुन रहा हूँ, यानी कि अर्ली 2000 के ज़माने से, कि जो मेरे कुलीग्स भी गए थे तो वो यही करते थे कि रहते शारजा में थे और ड्राइव करके दुबई जाते थे रोज़ाना। यार जैसे इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज ये हुई है ना कि बेसिकली वो दुबई इतना इतना ज्यादा जबरदस्त किस्म का मेल्टिंग पॉट बन गया है इस पीरियड के अंदर, कि पहले तो सिर्फ कॉस्ट होती थी कि यार वो कॉस्ट थी मेरी, राइट। अब हाँ। तो बाय चॉइस है कि यार मैं वहां नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि वो काफी ओपन एनवायरनमेंट है ना वहां का। आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, रहेंगे, तो क्योंकि कल्चर का डिफरेंस तो होता ही है। अब इसी तरह से मैं शारजा जाऊंगा या कुछ करूंगा, तो शारजा में मुझे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी ऐसे इस्लामिक कल्चर में आ गया हूँ, चीजों में आ गया हूँ। इस्लामिक बिल्कुल दुबई में भी है, अजान की आवाजें भी सुनाई देंगी आपको, सब कुछ होगा, बट क्योंकि एक जो वैरायटी ऑफ पीपल है वो क्योंकि सब मुख्तलिफ है, तो इसलिए आपको वो जो फ्लेवर चाहिए ना, जिसके लिए आप लंदन छोड़ रहे हो या जिसके लिए आप टोरंटो छोड़ रहे हो, वो फिर वो चीज आपको शारजा में ज्यादा मिलेगी, या फिर वो चीज आपको किसी और स्टेट में ज्यादा मिलेगी, वो या अबू धाबी में ज्यादा मिलेगी आपको। अबू धाबी भी इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड। अच्छा, तो आपने आपकी स्लाइड्स में ईज ऑफ बिजनेस को भी आपने कवर किया आगे, जी या जी जी, मैंने आगे ईज ऑफ बिजनेस को भी हाँ, मैं कवर किया। फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा इस बारे में। हाँ जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मैं लोगों को ये बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि वो ये पूछते हैं ना कि यार कहाँ कहाँ खुला हुआ है, ये खुला हाँ, हुआ तो है, छोड़ें उसको, बट ये देखें कि हर कंट्री है कैसा, और उसको आपको क्या सूट समझेंगे करता है? तो हाँ। फैसला करने में आसानी होगी आपके लिए। अच्छा, अब कतर में आ जाते हैं। तो कतर ऑब्वियसली 90% कतर दोहा है, 90%, राइट। बाकी छोटे छोटे विलेजेस बने हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो कतर है वो दोहा है। ऑब्वियसली वो भी काफी ज्यादा सर्टेन चीजों में मॉडर्न है, वो है, लेकिन अभी भी कंजर्वेटिव है। दुबई जैसे ओपन नहीं है वहां पे वो। तो बहुत से लोग जो कतर रहे हुए हैं, कतर का विजिट उन्होंने किया हुआ, उनको कतर बहुत पसंद आता है। इवन मुझे कतर बहुत पसंद है। मैं काफी दफा गया हूँ कतर, मुझे कतर बहुत पसंद है, बहुत अच्छी अच्छी जगह लगती है। तो कुछ लोग कतर को प्रिफर करते हैं रहने के लिए। तो वहां पे आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, मतलब फ्लेवर ऑफ दुबई भी मिल जाएगा और फ्लेवर ऑफ शारजा भी मिल जाएगा। तो ये समझिए कि वो इस तरह का एमलगम है कतर जो है। अच्छा, अब आ जाते हैं बहरीन की तरफ। बहरीन जो है वो यानी दुबई से पहले से मॉडर्न है बहुत। दुबई तो बाद में मॉडर्न हुआ होगा या मेल्टिंग पॉट बना होगा। बहरीन जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा वो थे, मॉडर्न थे। बैंकिंग सिस्टम उनका बड़ा स्ट्रांग है। लोग बड़े जबरदस्त हैं बहरीन के, लेकिन उनके साथ वही वाला सिलसिला है कि वो थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट लगा, क्योंकि कनेक्ट हुआ हुआ है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का वहां किया जाए ना किया जाए वो फिर एक क्वेश्चन मार्क है। बट अदरवाइज पीपल आर वेरी नाइस, और वो जगह भी बहुत जबरदस्त है, बनी भी बहुत अच्छी है।
मेरा बहरीन भी आना जाना हुआ है, हमने काम किया वहां पे, तो आई रियली लाइक बहरीन एज वेल। अच्छा, हम्म। अब कुवैत मेरा जाना कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि कुवैत में जो जिन लोगों से मेरी बातें हुई हैं या मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की है, जो कुछ की है, वो ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सोशल कंडक्ट है, थोड़ा एक्स्ट्रा इस्लामिक एंगल्स हैं उसके अंदर, कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इस तरह का सिलसिला है। तो वो अभी इतने ओपन नहीं हुए कि वो बाकी नेशनलिटीज को जो है वो इतना इनकॉर्पोरेट कर सकें, इसीलिए अभी तक उनके रिफॉर्म भी नजर नहीं आ रहे आपको होते हुए। हम्म। आगे आ जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है लीगल फ्रेमवर्क फॉर फॉरेनर्स। एक अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, इन्होंने ये अलाउ कर दिया है और अपनी प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड कर दी हैं। मतलब जो दुबई ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था कि जी, एक तो कफील की रिक्वायरमेंट, नहीं लोकल पार्टनर चाहिए नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा एक बैरियर था। और दूसरा ये कि क्या 100% ओनरशिप के ऊपर कंपनी बन सकती है, या ये फ्री होल्ड, सॉरी सॉरी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, क्या ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी, क्या ये हमेशा मेरी रहेगी। ये दो चीजें जब चेंज हुई दुबई के अंदर, तो वो अब चीजें बाकी जगहों पर भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हम्म। ओमान में भी है, ओमान में के आईटीसी जोन्स हैं जिसके अंदर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, और 100% ओनरशिप के ऊपर, और ये प्रॉपर्टी जो है ये आप विरासत में भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। सेम गोज फॉर यूएई, ऑल्दो कि इन सब जगहों के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे दुबई की बात करूं तो डेरा हो गया, बुर दुबई हो गया, इस तरह के पुराने एरियाज हैं, वहां पे अभी भी आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। अगर आप लेंगे तो लीज पे लेंगे, लेकिन अब दुबई मेजर एरियाज को, इवन शेख ज़ायद के कुछ प्लॉट्स इन्होंने जो है रिसेंटली फ्री होल्ड किए हैं। तो ये अपने बहुत सारी जमीनों को आहिस्ता आहिस्ता फ्री होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत पड़ रही है उनको। तो बाहर से डिमांड इतनी आ रही है, और अगर लैंड हम्म। नहीं तो लैंड कहाँ से जनरेट करेंगे। तो वो तो ये जो फ्री होल्ड करते हैं, ये सिलेक्टेड मतलब किस तरह से करते हैं, कैसे कैसे पिक करते हैं कि ये एरिया हमने फ्री होल्ड करना है? यार इसका बैकग्राउंड तो मुझे नहीं पता कि इसको हम्म। किस तरह से पिक करते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली इस पॉइंट से देखते होंगे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या वो उस पीस ऑफ लैंड से अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, हम्म। और क्या ये लैंड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है किसी की। फॉर एग्जाम्पल वो शेख ज़ायद की जो इन्होंने प्लॉट किए हैं, वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड प्लॉट्स हैं, वो तो हम्म। ऑलरेडी इमाराती ओन ओन करते होंगे सारे। लेकिन अब उन्होंने इमारातियों को पैसे दिए होंगे, जब उसको वो किया होगा, बल्कि इमारतियों से सॉरी पैसे मांगे होंगे कि भाई इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है और इसको मैंने फ्री होल्ड कर दिया। तो हाँ। इमाराती पहले सिर्फ इमाराती को बेचता था, राइट, या हाँ। जीसीसी वालों को बेचता था। अब इमाराती के लिए पूरी दुनिया खुल गई है फ्री हम्म। होल्ड के लिए, अब कोई भी आके खरीद सकता है। तो दुबई की लैंड इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है दुनिया के लिए कि अगर शेख ज़ायद के ऊपर कोई लीज होल्ड लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाए फ्री होल्ड में, तो बायर जो है वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से आएगा। हम्म। तो दुबई अब अपनी लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। यहां तक बात पहुंच गई है दुबई के अंदर। जबकि अगर ओमान में देखें तो ओमान में ज्यादातर जो है वो आप तो खरीद ही नहीं सकते, सारा का सारा हाँ। ओमानी ओमानी लैंड है वो। और उनमें उन्होंने पॉकेट्स दिए हुए, यू नो, हम्म। 5 6 7 पॉकेट्स हैं आपके पास, जिसको आईटीसीज कहते हैं, और वहां पे आप ले सकते हैं। अब 6 7 अच्छा, इसमें एक पॉकेट्स। क्वेश्चन मेरा ये था कि जी। किसी ने अगर ओमान की रेडी प्रॉपर्टीज खरीदनी है और हम्म। वो जाके जो वेबसाइट्स हैं उन पर देख रहा है, तो कैसे पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड पे है, कौन सी नहीं है? जो महंगी प्रॉपर्टीज होंगी वो फ्री होल्ड होंगी, अच्छा। और प्रॉपर्टीज होंगी वो वाली ओमानी प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि आप हम्म। ले सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। यानी आप रेंट कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते आप? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो आपको लीज पे दे देंगे, वो कहेंगे ठीक लो है। 20 साल की हम्म। लीज पे ले लो, अब तुम उसको रेंट पे दे दो। हाँ। राइट, ले लो लीज पे, ले लो 30 साल के लिए, ले लो लीज पे, लेकिन ये प्रॉपर्टी लैंड तुम्हारी नहीं है, 30 साल बाद मैं हम्म। वापस ले लूंगा तुमसे। सही है। इस तरह का सिलसिला है। तो जो वहां पे ये जितनी भी आईटीसीज हैं ये एक्सपेंसिव हैं। और अच्छा, लोग ये भी कहते हैं जब आते हैं एनालिसिस के ऊपर, कि वो मुझसे पूछते हैं, यार मोहसिन भाई मुझे ये बताएं कि जब प्रॉपर्टीज वहां सस्ती हैं, बाकी जगहों पे, मस्कत के अंदर ही जाऊं तो मैं देखूं कि जी 1 बेड कितने का मिलता है, 2 बेड कितने का मिलता है, और वो मुझे तो सस्ती मिलती हैं, नजर आ रही है वहां पे। तो यहाँ पे आगे कौन रहेगा, ये तो इतनी महंगी प्रॉपर्टीज है। तो हम ये हम्म। कहते हैं कि ये सिर्फ बात प्रॉपर्टी के महंगे होने की नहीं है, बात ये कि उस प्रॉपर्टी ने ये जो बनी है ये पूरी कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई है। अब अलमौज एक वहां पे कम्युनिटी है, अब वो कम्युनिटी के अंदर सब चीजें अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, और वो अब एक ब्रांड नेम बन गया है, किसका, अलमौज का। या कहाँ रहते हो, अलमौज में रहते हो। तो इवन ओमानी भी जो कि सस्ती प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं,
दूसरी जमीनों के ऊपर, वो भी वहां ज्यादा पैसे दे दे के जाके रहते हैं, क्योंकि वो लाइफस्टाइल है ना। तो ये जो हाँ, नई कम्युनिटीज बन रही हैं, जो आईटीसीज कहलाती हैं, जो फ्री होल्ड कराती हैं, और ये जो लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, उनको ये मैसेज है कि जी ये सारी की सारी कम्युनिटीज बन रही हैं नई, और हाई एंड कम्युनिटीज हैं। इस तरह की कम्युनिटीज जो आप दुबई में देख रहे हैं आजकल, दुबई हिल्स और अरेबियन रेंचेस और डमैक हिल्स, ये कम्युनिटी सारी बनी हुई है ना, मास्टर कम्युनिटी। ये ओमान में है ही नहीं, है नहीं के मतलब ये हाँ, है तो सही, लेकिन एक है, तीन है, दो है, बहुत ही कम नंबर्स के अंदर, और अब नई नई आ रही हैं। तो अब लोग इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ कम्युनिटीज के अंदर, क्योंकि पूरा सिस्टम मिलेगा उनको रहने का, और वो एडवांटेज मिलेगा कि यार हम इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं। तो इस तरह का है। तो वो जो मैंने बताया कि वो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हर जगह ही अवेलेबल हैं। कुवैत को अभी थोड़ा सा आप कर दीजिए, अभी रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं उनके अंदर, लेकिन बहरीन में भी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कतर में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सऊदी अरबिया का तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो हो सकता है बाहर से जो आ रहे हैं वो 4 मिलियन की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और उस तरह का सिलसिला है। आने वाले वक्त में लगेगा, नजर आएगा हमें कि हम 4 मिलियन से भी नीचे चले जाएंगे, हम प्रॉब्ली शायद 2 मिलियन पर आ जाएं, हो सकता है 1.5 मिलियन पर आ जाएं, बट सऊदी अरबिया खुल रहा है, अभी पूरा खुला नहीं। यूएई हाँ, का तो सबको पता ही है, पहले सिर्फ दुबई होता था फ्री होल्ड में, 2019 से अबू धाबी स्टार्ट हो गया, 2022 से शारजा स्टार्ट हो गया, 2022 या 2023 आई थिंक इसी पीरियड में रासुल खैमा स्टार्ट हो गया, बल्कि आई थिंक रासुल खैमा थोड़ा पुराना है, तो वो स्टार्ट हो गया। उम्मुल कुवैन अभी पिछले 6 महीने में स्टार्ट हुआ है, उम्मुल कुवैन अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये सब बाकी सारी स्टेट्स अर्ली बर्ड बर्ड हो गई हैं सारी की सारी। तो जो अगर आप सोचते हैं कि बस दुबई, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी सोच थोड़ी एक्सपेंड करनी होगी। हाँ, दुबई के साथ अभी सारी आ गई हैं, अबू धाबी भी, शारजा भी, सब के सब कनेक्ट हो गए। सही है। जी, अच्छा, अब आ जाते हैं ईज़ ऑफ बिज़नेस के ऊपर कि अब आ जाते हैं ईज़ ऑफ बताइए। बिज़नेस जो है वो इन तमाम कंट्रीज़ में कैसा है? क्योंकि दुबई का तो ऑलमोस्ट अक्सर लोग जानते हैं कि वहाँ पे बड़ा ईज़ी कर दिया उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना ना, आप जाके हम्म, कंपनी रजिस्टर कराएँ, बहुत जल्दी यानी कि 2 वीक के अंदर आपको सारा लाइसेंस-वाइसेंस सब मिल जाता है, हम्म, बैंक अकाउंट खुल जाता है आपका और यू हम्म, कैन स्टार्ट वर्किंग राइट अवे। हम्म। तो उस हवाले से आप ओमान से ज़रा कंपेयर कर लें दुबई, क्योंकि दुबई का तो ऑलमोस्ट अक्सर लोगों को पता होता है। तो ओमान में कैसा है ईज़ ऑफ बिज़नेस और क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने बिज़नेस सेटअप करना है वहाँ जाके? जी, जी। देखिए ओमान में तकरीबन कोई 15,000 से 20,000 दरम, यूएई दरम की बात करें, या 4 साढ़े 4,000 $5,000 के अंडर आप एक कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। वीज़ा हो सकता है और कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओमान में, लेकिन ओमान में क्या, बल्कि हर जगह के ऊपर एक लिस्ट है उन बिज़नेसेस की जो आप 100% ओनरशिप के ऊपर रन कर सकते हैं। लिस्ट है। तो अब कोई भी अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं ये वाली मार्केट्स, तो उनको वो लिस्ट देखने की जरूरत है कि कौन सी चीज में 100% ओनरशिप मुझे मिल सकती है, कौन सी पे नहीं मिल सकती। और ये हर जगह का है, तो ये आपको थोड़ा डीप डाइव करना होगा इनके अंदर जाके, ताकि स्पेसिफिक कैटेगरी उठाई जाए। अच्छा, ओमान में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो सिर्फ ओमानी कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज को भी आपको देखना होगा कि जब आप जा रहे हैं बिजनेस खोलने के लिए, तो वो कौन सी कैटेगरीज है, कौन सी नहीं है। ओमान में भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक है मेनलैंड कहलाता है, मेनलैंड इन ओमान मेनलैंड, और दूसरा फ्री जोन्स कहलाते हैं। सेम गोज टू यूएई, यूएई में भी मेनलैंड कहलाता है और फ्री जोन्स कहलाते हैं। तो ये जो सेम स्ट्रक्चर यूएई का था, फ्री जोन्स वगैरह का, वही स्ट्रक्चर अब कॉपी पेस्ट हो रहा है बाकी जगहों के ऊपर भी। तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वो है कि कौन कौन सी बिजनेस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। एज पर द नॉलेज, आप 100% फॉरेन ओनरशिप पे सब जगह पे कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशंस हैं सबकी, और वो स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि वो नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है। तो जैसे यूएई के अंदर जो है वो आप डिफेंस हो गया या एनर्जी हो गई, कुछ हो गई, तो उसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते, उसमें हुँ, इमाराती का होना बहुत जरूरी है, नेशनल प्रॉब्लम सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड है वो चीज। तो इस तरह से वो आपको स्पेसिफिकली देखना होगा कि किस कैटेगरी के साथ कौन सी चीजें जो है वो अलाउ होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं टैक्सेस के ऊपर। अच्छा, अच्छा, ये मैंने एक सवाल मेरा ये था कि जी। अब फॉरेन ओनरशिप के हवाले से आपने बात की बिज़नेस के लिए, तो वो हम्म, जो कफ़ील वाला चक्कर था, अब वो कहीं पे भी एग्ज़िस्ट नहीं करता। यानी कि आप इन तमाम कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंटली आप अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं विद सर्टेन कंडीशंस, लेकिन वो कफ़ील वाला चक्कर वो नहीं है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये कि सर्टेन बिजनेसेस हैं जो कि आप नहीं कर सकते, हाँ, है ना। जैसे जैसे 100 बिजनेस हैं जो सबके पास, सही है। 100 सर्टेन
बिजनेसेस हैं जो आप नहीं कर सकते, हाँ, वो सिर्फ लेकिन जो आप, अलाउड है। हुँ, ठीक है। लेकिन पहले तो ये था कि कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते थे, आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए था। तो उन्होंने राइट। वो लिया, वो छोटी, और उसमें उन्होंने आपको कहा है कि आप आके 100% ओनरशिप पे कंपनी बना सकते हैं। फर्स्ट टेक्नोलॉजी की कंपनी बनानी है आपने, हुँ, आप 100% ओनरशिप पे कंपनी बना लीजिए, ठीक है? ये तो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें एक और एंगल ये भी है कि कुछ जगहों के ऊपर, क्योंकि उनकी अपनी भी वर्कफोर्स है अवेलेबल, तो वो उनकी कंडीशंस लगी हुई हैं उसके साथ कि भई अगर आपकी ये कंपनी होगी और इस कंपनी में इतने एम्प्लॉइज़ होंगे, तो उसमें इतने परसेंट लोकल एम्प्लॉइज़ होंगे। किसी की है, किसी की नहीं है। हुँ, अच्छा, ये लॉज़ कंटीन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, यू नो कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, और चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बेहतर ये है कि जब भी आप जा रहे हो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, आप उस वक़्त चेक करें इस चीज़ को कि यार ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है या नहीं। क्योंकि पहले जैसे ओमान ने खोला है ये 2020 के अंदर, उन्होंने कफ़ील की रिक्वायरमेंट खत्म की थी। तो जब वो खोला था उन्होंने, तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि जी 100% ओनरशिप पे कंपनी बनाइए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लोकल को हायर करने की। उसके बाद लोकल को हायर करने की रिक्वायरमेंट उन्होंने कंपल्सरी कर दी। अगर आप कंपनी ओके। ओमान में आपको लोकल्स हायर करने होंगे। हुँ, तो ये लॉस थोड़े से क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि चीज़ें पिंग-पोंग होंगी। ये वही हाल है जो ट्रम्प कर रहा है हुँ, कि वो टैरिफ लगा दो, फिर कहते हैं अच्छा अभी 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो। ओह! नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा 10% लगा दो, अच्छा, 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 नहीं, नहीं, चलो 20% कर दो उसको। अभी वो पिंग-पोंग चल रहा है ना, टैरिफ वॉर चल रही है पीछे ये। इसी हुँ, तरह से अभी इनका भी यही चलेगा थोड़ा-सा। तो एक्सपेक्ट कीजिए, जब आप एंटर हो रहे हो, एक्सपेक्ट कीजिए कि चेंजेस आ सकते हैं, तो आप मेंटली तौर पे पहले से प्रिपेयर हो। मैं मैं दुबई की बात नहीं कर रहा। दुबई काफ़ी मैच्योर हो चुका है इन चीज़ों के अंदर। काफ़ी क्लियर है वो, काफ़ी हुँ, मैच्योर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट भी दुबई कर पा रहा है, क्योंकि दुबई ने अपनी क्रेडिबिलिटी पिछले 20 सालों में बना ली है। ठीक है? लेकिन ये बाकी सारी स्टेट्स क्योंकि नई-नई स्टार्ट हुई हैं, तो ये थोड़ा टू एंड फ्रो करेंगी। तो ज़रा माइंडफुल होके एंटर होइए यहाँ पे कि मैं, हुँ, अगर सिचुएशन चेंज होती है, तो मैं इसको पहले से मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसको ऐसे एड्रेस करूँगा। क्लियर कट नहीं है। मैं हैरान हूँगा 2 साल में आगे वाले लॉ चेंज नहीं होते। मैं हैरान हूँगा कि शारजाह भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट नहीं कर देता जो दुबई कर रहा है। मैं हैरान ठीक है। नहीं होता कि आने वाले वक़्त में इन सबकी जो मिनिमम रेज़िडेंसी की रिक्वायरमेंट है ना, यूएई की मैं बात करूँ, कि इन्होंने कम कम नहीं की। मैं हैरान नहीं होऊँगा। ये करेंगे कम, क्योंकि विदिन विदिन द रीजन शदीद कॉम्पिटिशन खड़ा हो रहा है। और हुँ, लोग कौन हैं? भई एक ही यासीन है ना, या एक ही मोहसिन है। एक ही है ना, मैं तो एक ही जगह जाके रह सकता हूँ। तो या अब इतने सारे मेरे पास आ गए हैं माँगने के लिए, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं किसके पास जाऊँ? हुँ, तो वो एक सिलसिला है। क्या मैंने आंसर दे दिया आपकी सवाल जी, का? जी, जी। ठीक है, अच्छा। अब ये मैंने एक चार्ट बना दिया था क्योंकि वो टैक्स का मतलब नंबर्स हैं। मैंने कहा यार एक ही चार्ट में डाल दो, सबको दिखा दो कि भई ये हुँ, है जनाब इस वक़्त का चार्ट। अब इसमें कोई एरर हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी रिसर्च है। उसमें कुछ एरर हो सकता है। अगर कोई निकालता है एरर तो प्लीज़ आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप अच्छा, मैं कैपिटल गेन्स टैक्स है सऊदी में? मुझे हैरत हुई है देख के। जी, जी। दरअसल ये अभी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉज़ हैं ना, ये अभी बन रहे हैं इनके। हुँ, ये अभी चेंज होंगे ही। अभी बहुत सारे लोग जो हमारे टेलीकॉम के, ये 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, और वो जेब में पैसे रख के बैठे हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट की अपनी। वो ये कह रहे हैं कि अभी क्लैरिटी ऑफ लॉ नहीं है हुँ, कि मैं अगर यहाँ नहीं रहता, मैं चला जाता हूँ, अकामा मेरा लगा हुआ है, किसका, तो वो अभी आ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़े चेंज से सऊदी अरेबिया गुजर रहा है। हुँ, आप कहते हैं ना डीएलडी रेरा, है ना, दुबई में, कितने आराम से आप कह देते हैं भाई 20 साल में यहाँ पहुंचा है रेरा। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है दुबई की, वो आज हुँ, पहुंची है 20 साल के अंदर। वो तो अभी स्टार्ट हुए हैं, फिर कोविड आ गया था, फिर डिजिटल, मैं बहुत सारे डेवलपर्स के साथ भी कनेक्टेड हूँ सऊदी अरेबिया के अंदर, उनकी वेबसाइट्स अरबी में है सिर्फ। उन्होंने कभी इंटरनेशनल मार्केट को केटर ही नहीं किया। हाँ, तो उनको वेबसाइट्स ज़रूरत नहीं पड़ी ना शुरू में। हाँ, जरूरत भी नहीं थी, वो अरबी में है। फिर वो कस्टमर सर्विस, जमीन आसमान का फर्क है दुबई के लोगों का और वहां की कस्टमर सर्विस सर्विस के हुँ, अंदर। तो अभी समझे वो तैयारी पकड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। टीथिंग हुँ, हुँ, इश्यूज चल रहे हैं उन लोगों के, बट इवेंचुअली इज अ ग्रेट मार्केट टू वॉच, कि जब वो मार्केट खुल जाए, लॉस क्लियर हो जाए, तो हाँ, बिल्कुल एंटर होइए ताकि ऊपर जाएं आप। लेकिन अभी इस वक्त अगर कहा जाए कि यार मौसम में मुझे बताएं, मेरे पास ये पैसे रखें, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो मैं आपको अभी सऊदी नहीं बता सकता।
हाँ, मैं आपको अभी यूएई का बता दूंगा, मैं आपको रास अल खैमा बता दूंगा, मैं शारजा बता दूंगा, अबू धाबी बता दूंगा, मैं आपको ओमान बता दूंगा, इस बता दूंगा, क्योंकि ये लोग ना कर चुके हैं। इवन ओमान में भी मैं एक चीज और ऐड करूंगा, ओमान में ये जो लॉ चेंजेस हुए हैं ना कि ये एक्सपेक्ट आए और इन्वेस्टमेंट करें, ये नए नहीं है, ये नए नहीं है, ये 20 साल पहले आ गए थे। लेकिन उनकी जो लिमिट थी, मिनिमम लिमिट जो थी, वो तकरीबन 2.5 लाख ओमानी रियाल थी, 2.5 मिलियन दरहम्स थी मिनिमम, वहां से स्टार्ट होते अच्छा। थे। आपने इंटरनेट पे जाके देख रहे हैं ना, वो आपने मुझे मैसेजेस भी किए हैं, यार वो इंटरनेट पे देखे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। वो मिनिमम 2.5 लाख की तो थी ना, इससे हुँ, पहले 2020 से पहले तक। तो ये खुले हुए तो बहुत पहले से हैं, लेकिन इस सेक्टर पे फोकस इनका भी नए सुल्तान के आने के बाद स्टार्ट हुआ है। और जब वो स्टार्ट हुआ है तो वो फिर नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, नई नई आईटीसीज भी बन रही हैं, ये लॉज भी चेंज हो रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो ओमान फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, ओमान फर्स्ट टाइम हाँ, आपको नहीं कर रहा है। क्या आप जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो अकेला हूँ, मैं आ गया भाई, बाकी लोग तो आए नहीं है, ऐसा कोई हुँ, सीन। 20 साल से लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड डिफरेंट, इस दफा राइट, डिफरेंट है। दुबई कर चुका है, वो जो आप देख रहे हैं, अबू धाबी कर रहा है, हुँ, शारजा कर रहा है, वो कर रहा है। बाकी स्टेट्स के लिए दुबई मॉडल को कॉपी पेस्ट करना कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक ही तो कंट्री है वो पूरा का पूरा। तो हाँ। वहां पे वो वाली चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो ये अच्छा, ये है रेंटल बेसिकली टैक्स टैक्स। पे थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करें, ये क्या चीज़ है? यानी कि जी आप जी, रेंटल रेंटल इनकम पे टैक्स टैक्स है दे रहे हैं? ये। यूएई में नहीं है, सॉरी मैं लिखा नहीं है इसमें, यूएई में टैक्स नहीं है, और कुवैत में भी नहीं है। लेकिन ये कि ये मस्कत में है 3%। मस्कत में 3%, दुकुम में 3% है, यूएई में 0% है, कतर में 10% है, तो सऊदी ये अरेबिया में 20। एनुअल टैक्स रेट है? यानी कि जो भी आपकी रेंटल यील्ड बनेगी साल की? ये नहीं, ये है म्यूनिसिपालिटी का, ये आपके नेट पे नहीं है, ये ग्रॉस पे है। अच्छा। यानी आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे ना, हुँ, वो रजिस्टर होगा उसके साथ, क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के साथ, हुँ, तो आपको 3% पे करना पड़ेगा उसका। तो रेंटल अच्छा। टैक्स है वहां तो पे ये बिल्कुल उसका। साल का त 3%? ये हाँ, फर्स्ट आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है ना, हाँ, साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, और फर्स्ट करें वो 10,000 दरम का हुआ हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 दरम में इसका जो 3% है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। अच्छा। तो बिल्कुल, यानी कि आपको ये एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने वो 3% एडवांस में पे कर देना है गवर्नमेंट को? ऐसे ही है, हुँ, ऐसे ही है। इसीलिए तो मैं, आपने देखा होगा मैं आजकल काफी वो भी डाल रहा हूँ कि जब आप इन जगहों को देख रहे हैं ना, हुँ, और तो आपको ना वहाँ के लोगों का पता होना चाहिए कि किसके साथ आप जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हुँ, सारी की सारी चीजें पता होनी जरूरी हैं। और वही हम काम यहाँ ये कर रहे हैं कि मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी सरप्राइज ना हो। इवन मैंने, हाँ, मेरे पास तो अब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी पड़े हुए हैं, मैं तो लोगों को रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी भेज रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी तो तुम अब ले रहे हो, तुम्हें मिलेगी 3 साल बाद, हुँ, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ, अभी पढ़ो उसको। क्योंकि 3 साल बाद जब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तुम कहोगे अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, हाँ, ये क्या है, ये क्या है, और आना तो है हाँ। रेंटल अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरे लिए भी सरप्राइज़िंग है कि रेंटल टैक्स जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ओमान में, और आप कह रहे हैं सऊदी, कतर में भी है और जी बहरीन जी में जी, भी है। बहरीन में हाँ, भी है, सिवाय और यूएई को छोड़ के, यूएई और कुवैत को छोड़ के हर तकरीबन जगह हर जगह है, और 20% जी तो बहुत ज़्यादा है सऊदी के अंदर रेंटल टैक्स। जी 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 जी। देखिए, आप वही वाली हुँ, बात है ना, आप जब कंपैरिजन करते हैं और नंबर्स के साथ जब इन कंट्रीज को डालेंगे, तो हुँ, नंबर्स क्या बताएंगे? नंबर्स ये बताएंगे कि यूएई को देखो, ठीक है, हाँ, और यूएई समझ नहीं आ रहा तो फिर ओमान को देखो इस वक्त, बस हुँ, ये नंबर बता रहे हैं ना आपको, देखें। हाँ। सऊदीज़ और तो इसका मतलब इतने ज़्यादा मतलब फ्रॉम नंबर्स पर्सपेक्टिव इतना ओपन लग नहीं रहे। वो ऑन ये पेपर ठीक है, उन्होंने ओपन कर दिया, लेकिन जो नंबर्स उन्होंने रखे हैं वो काफ़ी अनअट्रैक्टिव हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यार, एक तो 4 मिलियन भी तो चाहिए ना आपको हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल। पहले वो भी प्लस पे ये 20% कैपिटल उस गेन्स भी पे ले रहे ही हैं। 20% भी आपको रेंट के ऊपर हाँ, देना है। बिल्कुल। तो अच्छा, लेकिन मैं इनसे दरअसल, ये तो आज है ना यार यासीन, हुँ, मैं इनको गिरता हुआ देख रहा हूँ आने वाले वक्त में। हुँ, इनको कंपेटिटिव होना है ना, ये चार्ट तो आई एम श्योर ये उन सबके वहां लगे हुए होंगे ना, जो हाँ, इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, वो सब ये देख रहे होंगे कौन कहाँ खड़ा है, ये कौन कहाँ खड़ा है, इन्होंने क्या किया है। तो ये तो मैं कम होता हुआ देख रहा हूँ आने वाले वक्त में। तो बिल्कुल, क्योंकि जब ये यूएई के साथ खड़ा होगा तो यूएई के साथ तो एग्जैक्टली खड़ा होना चाहिए ना इसको।
तभी तो मैं आऊंगा उस मार्केट के अंदर। दुबई मुझे क्या क्या एडवांटेज देता है, मुझे क्रेडिबिलिटी देता है 20 साल की। सऊदी अरेबिया अगर उसके बराबर नहीं आया तो मैं सऊदी अरेबिया को देखूंगा कैसे? ऐसे इन्वेस्टर बात कर रहा हूं मैं। वो अलग बात है कि देखें, अगर मक्का में प्रॉपर्टी चाहिए और आखिरी वक्त मक्का में गुजरे, तो वो तो इमोशनल डिसीजन है ना आपका। कितने की भी प्रॉपर्टी हो, आप दुबई से थोड़ी कंपेयर करेंगे उस प्रॉपर्टी को। वो एक अलग पॉइंट है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट का चार्ट देख रहे हैं और आपके आगे ये यूएई, सऊदी अरेबिया, मियामी, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब लगा हुआ है, आप उधर जाएंगे ना जहां आपको नंबर कम नजर आ रहे होंगे। ऑफ कोर्स। बस आप अगर, हाँ, दो चीज़ है ना, या तो आपने रहना है, वो अलग बात है वहाँ जाके, या आपने घर है ना सिर्फ आपका वो तो। इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट करके आपने रेंट और रील जनरेट करनी है, तो वो फिर एक डिफरेंट इक्वेशन है। उसमें आपने प्योर नंबर्स देखने हैं कि भाई कहाँ मेरा यील्ड जो है ज़्यादा बन रहा है, और जहाँ मेरा ओवरहेड भी कम हो, मेरे एक्सपेंसेस भी कम हो, तो उस हवाले से ऑफ कोर्स फिर आपने वो नहीं देखना कि मैंने रहना भी है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स जो है मस्कत के अंदर वो 15% है, ठीक है। यूएई के अंदर 9% है, लेकिन यूएई का थ्रेशोल्ड थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक कितना है, 1 लाख का है ना। हाँ, उनका कम है थोड़ा थ्रेशोल्ड। ये अगर आप यानी अपना बिजनेस कंपनी रजिस्टर करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट उसके टैक्स। ऊपर, हाँ, कंपनी से करते हैं, जो आपकी नेट प्रॉफिट है उस पे अगर $1 लाख आपने बनाया है, तो फिर आपको टैक्स पे करना होगा उससे ऊपर वाले के ऊपर। ठीक है। $1 लाख से ऊपर जो अमाउंट बनेगा। अच्छा, फ्यूचर में इनकम टैक्स आ रहा है। अभी तक जो अनाउंसमेंट है वो ओमानी की है, देखें कब इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन बाकी उनकी अभी अनाउंसमेंट नहीं आ रही, लेकिन आ रहा है। और टैक्स तो जीसीसी में आएगा, क्योंकि ऑयल जा रहा है, तो वो डाइवर्सिफाई कितना भी कर लें, उनको थोड़े से पैसे तो लेने पड़ेंगे। ऑल्दो कि वो इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने वेस्टर्न कंट्रीज लेते हैं, लेकिन एडअप होगा। क्योंकि वैसे भी लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जैसे इंटरनेशनल कंट्रीज का प्रेशर भी इन पे बहुत है कि भाई हमारे मुल्कों से लोग निकल निकल के तुम्हारे मुल्कों में जा रहे हैं, तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो रहा है। तो तुमने कोई ना कोई मिनिमम टैक्स लगाना है, मिनिमम टैक्स। तो वो 15% टॉप अप टैक्स की बात कर रहे हैं, जो एमएनसीज जैसे यूनिलीवर हो गई, लोरियल, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनको कहा है कि हम तुम पे लगाएंगे, तो तुम कहीं पे भी जाओगे तुम्हें टैक्स तो पे करना है, तुम टैक्स से बच नहीं सकते। लेकिन उनके लिए लगा रहे हैं, तो ये नीचे वालों के लिए भी टैक्स आएगा। तो लोग अगर सिर्फ ये सोच के यहाँ एंटर हो रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल टैक्स नहीं होगा, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अक्सर लोग ये इस गलतफहमी में रहते हैं कि यार मैं यहाँ रह रहा हूँ कनाडा में या यूके में या यूरोप में कहीं पे भी, या यूएस में, और यूएस को तो खैर डिफरेंट हिसाब किताब है, और मैं लेट्स से अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ दुबई में या ओमान में, और उससे जो मुझे कैपिटल गेन्स मिलता है, या मुझे रेंटल इनकम मिलती है, तो क्योंकि वो टैक्स फ्री है तो मुझे को टैक्स नहीं देना। लेकिन ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, क्योंकि जहाँ आप टैक्स रेजिडेंट होते हैं, आपके टैक्स लॉज वहाँ अप्लाई होते हैं। ऐसे ही है। तो भले ही आपका कैपिटल गेन बन रहा है दुबई में, लेकिन आपको टैक्स यहाँ देना पड़ेगा एज पर लॉ। वो आप छुपा लें वो अलग बात है, लेकिन एज पर लॉ आपने देना होता है। इस और वक्त यूएस टैक्स में तो खैर, कंसल्टेंट, हाँ, सॉरी यूएस में तो कुछ खैर कहो। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आप नेशनल नहीं यूएस, तो आप दुनिया के किसी कोने में चलिए, आपने यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उससे तो आप बच नहीं सकते। उससे नहीं बच सकते, बिल्कुल। ये इस वक्त एक इंटरनेशनल टैक्स जो कंसल्टेंट है वो आप इस वक्त, अगर आपके पास कोई नहीं है बंदा, तो आपको ढूंढना चाहिए ऐसा बंदा जो इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ को समझता हो और वो आपको गाइड कर सके, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये, बिल्कुल आसान नहीं। 2-2, 3-3 कंट्रीज के टैक्सेस को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। और ज्यादातर लोग अब ग्लोबल हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज कहीं पर हैं, रहते कहीं पर हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं की भी है, यू नो, थोड़ा सा ग्लोबल हो गए, तो बेहतर है कि आपके पास कोई ऐसा कंसल्टेंट होना चाहिए। अच्छा, रियल एस्टेट मार्केट डायनामिक्स देख लेते हैं। कुछ मार्केट्स ऑब्वियस हैं, और मैं ख्याल से थोड़ा सा हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओमान बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है और बहुत चीप है। वो $67,000 से आप अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ऑफिस मिल जाएगा एक वहां पे। यूएई का प्राइस पॉइंट सभी को पता है कि तकरीबन कोई 5-6 लाख दरम से जो है उनका स्टूडियो स्टार्ट होता है, और ऊपर की तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है, कहाँ तक पहुंचा देते हैं वो। सऊदी अरेबिया जो है, लेकिन रेजिडेंसी के लिए तो 7.5 लाख की मिनिमम है ना जी थ्रेशोल्ड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो बस अभी प्राइस पॉइंट का जिक्र कर रहा था कि कि वो मार्केट डायनामिक्स कैसे हैं उनके।
कतर का जो है वो अभी फीफा वगैरह खत्म हुआ है और प्रॉपर्टीज इन्होंने काफी बनाई हुई हैं, लेकिन ये कि अभी वो जरा उनका सिलसिला चल रहा है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें। हुँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है कतर वॉच करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन बिकॉज सऊदी अरेबिया शदीद कंपटीशन है, फिर यूएई कंपटीशन है, फिर ओमान एक और नया फ्लेवर के साथ कंपटीशन आ गया है, नया फ्लेवर है बिल्कुल ओमान का। तो अब ये तीनों कंपटीशन के आगे कतर लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेगा, मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ आने वाले वक्त में। हुँ, बहरीन के साथ वही वाला सिलसिला है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस तो कम है, और खासकर उन लोगों ने इन्वेस्ट जरूर किया है जो लोग वहां पे रहते हैं, रहते हैं। हुँ, रेंटल बचाने के लिए, कि भाई क्यों हम उस पे दें। लेकिन वहां कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो अ, अभी नहीं है। और देखें बहरीन किस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आता है कि वो उस चीज को चेंज कर पाए, क्योंकि बहरीन वैसे तो बड़ा मॉडर्न ओपन इस तरह का तो हमेशा से रहा है, शुरू से ही रहा है, तो नया नहीं है। बट ये कि वो लैग क्यों कर रहा है और आगे क्यों नहीं जा पा रहा, और आने वाले वक्त में वो क्या चीजें लेकर आता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है देखने के लिए। कुवैत प्रॉब्ली मेरे ख्याल से थोड़ा इन सबसे ज्यादा पीछे होगा। कुवैत में देखें क्या चीजें चेंज होती हैं, क्या होता है। बट अभी कुवैत ओपन मार्केट नहीं है इन्वेस्टमेंट के हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अच्छा, जी कोई इसमें सवाल आपका? एक थोड़ा-सा आप अपनी ओपिनियन दे दीजिए कि बहुत से लोग पाकिस्तान से हमारी वीडियो देखते हैं और वो कॉन्टैक्ट करते हैं रेज़िडेंसी के हवाले से। तो फ़िलहाल तो अभी जैसे पाकिस्तान की पासपोर्ट पे वीज़ा बैन हुआ हुआ है ऑलमोस्ट हम्म तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में। तो उनके पास अब क्या तरीका है? क्या कोई कैसा रास्ता है कि वो इन इन रेज़िडेंसी राउट्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें? हाँ, अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो आपके पासपोर्ट्स पे बैन लगा है वो ईमान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो वो जो ओवरस्टे लोगों ने किया है ना वहां पे, उसकी वजह से लगा है। और वहां पे यूएई के अंदर भी एक मेजर प्रॉब्लम ओवरस्टे था, फिर उसमें फिर ऑब्वियसली कुछ और मसले मसाइल उनको नजर आए, तो वो एक पूरा क्या कहते हैं ना पेंडोरा बॉक्स बन गया था। हुँ, ओमान में भी ये वाला केस है कि उन्होंने ओवरस्टे देखने शुरू किए, तो पता चला बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, तो एमनेस्टी वगैरह का डिस्कशन हो रहा है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर ये वीजे खुल जाएंगे, ये सब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वीजे बैन हुए हैं ना, ये वीजे किसी ऐसी चीज की वजह से बैन नहीं हुए जैसे कुछ खतरनाक कुछ मुल्कों के वीजे बैन हुए हैं, जो कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं लोगों के, उन उन मुल्कों के। बट ये पाकिस्तान वाला जो सिलसिला है ना, ये ओवरस्टे का है, जो बड़ा मसला है इन लोगों का। हुँ, तो अब ये वीजे 5-6 महीने के अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये खुल जाएंगे, बट ये कि उन्होंने ये मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को कि भाई अपने मसाइल आप जरा ठीक कीजिए, और अब हम हर आदमी को नहीं आने देंगे हुँ। अपने मुल्क के अंदर, हर यानी कि आदमी को नहीं आने टेम्परेरी देंगे। स्टे है ये बेसिकली, स्टे ये ऑर्डर है। टेम्पररी वो है, और दूसरा, और क्योंकि आपको पता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं और कितना लोगों का ट्रैवल है और कितने लोग रहते हैं वहां पे। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेक्ट पॉपुलेशन यूएई के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों की है। सो कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये मैसिव हुँ, नंबर, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं है। बट ये कि वो उनको मसला सॉल्व करना था, तो सब हाँ उन्होंने भी इसको इस तरह से टैकल किया है। तो ये आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वीजा प्रोबेबली वैसे ही लगेगा जैसे अमेरिका का वीजा आपका नहीं लगता, हाँ, या यूके का वीजा आपका रिजेक्ट हो जाता हुँ, है। ये प्रोबेबली उस कैटेगरी में आ जाएंगे सारे, कि भाई लगा तुम्हारा वीजा स्क्रूटनी नहीं बढ़ लगा। जाएगी। हुँ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, और क्या कहते हैं, हाँ, रूट्स रूट्स टाइज़ बताओ कि तुम जाके हाँ, वापस आओगे, हाँ, आपके फैमिली और टाइज़ क्या हैं? हाँ, फैमिली टाइज बताओ अपनी, ये सारी चीजें बताओ, तो प्रॉब्ली ये उस कैटेगरी में हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ ऐसा हो नहीं सकता, और कोई लेकिन वो ऐसी यही बात है ना कि अगर वो ओवरस्टे करते भी हैं, तो वो कुछ कर तो सकते नहीं। वहाँ पे आप काम तो कर नहीं सकते, आपकी एमिरेट्स आईडी वगैरह सब उसी से लिंक होती है। तो यार वो आप कर फिर लेते बहुत हैं। ही लो पेड किस्म के काम में फँसे रहेंगे। वो कोई फ्यूचर तो है नहीं हाँ इसमें। हाँ, यार, बात दरअसल ये कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई थी ना पीछे, ये हुँ, प्रॉब्लम उससे उससे क्रिएट हुई है। क्योंकि जब हमारे अनस्किल्ड लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली मिली कि भाई यहाँ पे जो मजदूरी कर रहे हैं उससे पूरे पैसे नहीं बन पाते, क्योंकि हुँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ से तो निकलो, हाँ, यहां से तो निकलो। तो उनको जो सबसे आसान वीजे नजर आए, उन वीजों को पकड़ पकड़ के वो चले गए। जब वो हुँ, वहां चले गए, तो इवन अगर वो वहां पे दरहम्स में कमा रहे हैं ना, तो जितना भी कमा रहे हैं पाकिस्तान से तो ज्यादा ही हाँ, मिलता है ना उनको, क्योंकि आपका हालत खराब है। तो ये उससे मसला स्टार्ट हुआ था, हुँ, क्योंकि ये एकदम से तो नहीं खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ जैसे कितना 1.6 मिलियन पाकिस्तानी निकला है। मैं वो कोई स्टैट्स देख रहा था उनके, हुँ, 1.6 मिलियन पाकिस्तानी कम होता है। अब वो जब वहां पहुंचे, तो बात दरअसल ये कि इन कंट्रीज के अंदर भी तो हर तरह के लोग हैं ना,
वो फिर इनको हाँ। वो करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। वो कहते हैं हुँ, अच्छा तुम्हारे पास तो वीजा नहीं है, तो तुमको मैं 100 दिरहम नहीं दूंगा काम के, मैं तुम्हें 20 दिरहम दूंगा या हाँ, 30 दिरहम दूंगा। अब वो 30 दिरहम में उनको वो मिल गया, उन्होंने कहा चल भाई ठीक हो, ऐसा हो गया। तो इस तरह से बहुत हुआ है वहां पे। और उन्होंने जब इनको पकड़ना शुरू किया तो पता चला कि मतलब उनकी, आप सोचिए इमारातियों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मसला था। तभी हुँ, तो इतना बड़ा इशू क्रिएट होके फिर कहा कि नहीं हम अभी वीजे नहीं देंगे। हाँ, तो ये हुआ। सही है। तो एनीवे तो बात ये कि अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के हिसाब से कर रहे हैं तो वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो तो पैसे उनको चाहिए आपसे, हाँ, आप पहले कुछ दे रहे हो फिर उनसे कुछ ले रहे हो। राइट। ये लेकिन ये तो ना कि जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान से, अब वो पहले जाके देखेगा ना, वो देखेगा, थोड़ा-सा विज़िट करेगा, टूर करेगा, तो फिर जाके वो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा। ऐसे तो ब्लाइंडली तो नहीं करेगा। तो उस अब यार उसको इसको लोग वेट कर करना रहे हैं, पड़ेगा। कर रहे हैं यार यासीन, अच्छा। यही तो सीन है। लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, इंटरनेट है फिर वो हाँ, चीजें ये भी है हैं, ना सब कि अगर बहुत सारे जैसे लोग कर रहे अगर बैन कंटिन्यू होत रहता है ये मज़ीद जैसे 6-12 मंथ्स, तो और किसी को फ़ौरन निकलना है, तो फिर उसके पास तो ऑफ़ कोर्स चॉइस नहीं है, उसने तो हैं। करना ही करना है। हाँ, उसके पास नहीं है। और बहुत से लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं वो मुझसे कहते भी हैं कि यार मैं तो जाए बगैर नहीं लूंगा। और मैं हुँ, उनसे कहता हूँ कि यार बात दरअसल ये है कि मैं टोटली अंडरस्टैंड कि वे यू कम फ्रॉम, पाकिस्तान से आप आ रहे हैं, पाकिस्तान में आपकी आंखों के सामने धोखे हुए हैं आपके साथ, हुँ, और ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं जो आप सोच नहीं सकते थे। मैं टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट ये जो जगह है ना ये ऐसी नहीं है। हुँ, अगर आपको अच्छी ड्यू डिलिजेंस आती है करनी, यानी आपको पता है कि सोर्सेज तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो करना है, और उसमें मैं अवेलेबल हूँ गाइड करने के लिए, सोर्स तक पहुंचाने के लिए। आप कहते हैं ना इससे पता करना है, यार ये ईमेल ले लें, मैं तो यही करता हूँ, आपको भी दिए मैंने, ये लो हाँ, लो, आरोपी का नंबर ले लो, ये ईमेल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। यार अगर आप इनसे बातें कर रहे हैं ना, तो ये ओमान बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं है। हुँ, मतलब आप भी सोच सकते हैं कि वहां इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि कोई 2 नंबर काम हो रहे हो या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कोई सीन नहीं है हाँ, वहां पे। मुझे 12 साल में नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सही है। एक तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको दिमाग खोलना होगा अगर आप ओमान ओमान को देख रहे हैं ना, अदरवाइज तो आप कुछ ले नहीं सकते वहां पे, हाँ, क्योंकि आप कहेंगे इट्स टू गुड टू बी ट्रू। और ये बिल्कुल। प्रॉब्लम उस जगह का नहीं है, टू गुड टू बी ट्रू। भाई दुनिया हुँ, तो ऐसी ही है। हाँ, यूके में भी आप आते हैं, जैसे मैं पुरानी बात मुझे याद आ रही है, जब मैंने गाड़ी पहली दफा इंश्योर कराई थी ना 90 नहीं 2000 के अंदर, आई थिंक नहीं 2000 नहीं 2000 के एंड में की थी शायद, एक साल तो हम उस पे चलाते रहे थे रेंटल पे। फिर जब खुद हुँ, गाड़ी ली थी तो मैंने इंश्योरेंस के लिए फोन किया। उन्होंने कहा ये इंश्योरेंस, नाम बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, हाँ ये बताइए कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, ये अच्छा ठीक है। भाई 2 दिन के बाद वो इंश्योरेंस घर पर आ गई। हुँ, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा हैं, मैंने तो उसने तो मुझसे पूछा था, मैंने सब बता दिया, हाँ 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 हाँ, और घर पर आ गई। यकीन ही नहीं आया घर पर आके। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने हाँ तो इंश्योरेंस ऐसी होती है। वो कहें यार अगर आदमी गलत बात बता दे, कहते ये तो तुम्हारा मसला है ना, ये उनका मसला थोड़ी है। हाँ, वो कवर ही नहीं करेंगे क्लेम बाद में। वो कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्रस्ट का ये आलम है लोगों हाँ, में कि मुंह से कुछ बोला तो आप गलत क्यों बोलेंगे। तो यही चीज ओमान की भी है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत शक 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 करना होगा चीज पे। आप जाओगे इसको शक की नजर से देखो, उसकी शक की नजर से देखो, लेकिन फिर आप खरीद ही नहीं सकोगे, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं यार ये जरूर कोई मसला है इसमें, इतना अच्छा हो नहीं सकता ये। हाँ, अच्छा खैर, बिल्कुल। तो ये वाली बात है कि जो लोग भी ओमान को देख रहे हैं उसको उनको या यूएई को देख रहे हैं तो उनको पता है कि डीएलडी को, रेरा को कैसे हाँ, अप्रोच करना है, और सोर्सेज कौन कौन सी जिनको अप्रोच करना चाहिए। तो अगर आप वो करते हैं और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका तो ये नॉर्मल होना चाहिए ना, ड्यू डिलिजेंस। बिल्कुल। ड्यू डिलिजेंस बगैर कैसे आप हुँ, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कर रहे हैं लोग इन्वेस्ट, और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कर रहे हैं, कोई सही अमेरिका है। से भी इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा, चलिए रेंटल ये यील्ड्स पे आ जाते हैं। इसको वाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है। अच्छा होने वाला है, बस इसे हाँ, फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। रेंटल यील्ड्स ऑब्वियसली ओमान की अभी 4-5% के करीब है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 सालों के अंदर ये 6% 7% तक जाएंगी। हुँ, यूएई ऑब्वियसली काफी मेच्योर हो चुका है, मिनिमम भी आपको कोई 5% मिलेगी बुरी से बुरी, और एयरबीएनबी की वजह से 12-12% तक की भी जाती है, डिपेंडिंग के कहाँ आपने लिया हुआ हुँ, है। सऊदी अरेबिया तो ऑब्वियसली अभी नया है तो उस पर तो हम बात नहीं करते अभी, क्योंकि वो खुल रहा है, तो ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कतर का भी तकरीबन 5% का ही है, बट आगे देखते हैं कि इनका फ्यूचर कैसे शेप अप करता है, उसके बाद कैसे अट्रैक्ट करेगा। बहरीन का भी हम जिक्र कर चुके हैं कि रेंटल यील्ड, वैसे एवरेज रेंटल यील्ड से ग्रोथ अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन हुँ, ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी लेके खुद ही रह रहे हैं उसके अंदर ताकि रेंट को बचाएं वो। पेरेंट में हाँ। कुवैत का भी यही सिलसिला है
कि वहां पे भी जो लोग हैं वो खुद ही रह रहे हैं। आगे चलते हैं। कैपिटल ग्रोथ ऑब्वियसली यूएई की फिनोमिनल है, 19.5% की ग्रोथ है लास्ट ईयर की सिर्फ। दुबई की हम बात करें, बाकी जगहों की भी अपने अपने परसेंटेजेस में, लेकिन है सारी यानी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हर जगह पे नजर आ रही है। ओमान अब तो स्टार्ट हुआ है, और जो एक रिसर्च कंपनी है वो 9.19 की कैटेगरी ग्रोथ बता रही है आने वाले 5 सालों के अंदर, 9.19 की। बाकी जगहों को हम कतर, बहरीन और कुवैत को तो अभी साइड पे कर देते अभी हैं, तो सऊदी आपने अरेबिया को हाँ भी साइड पे कर नहीं देते हैं। यूएई और ओमान जो है इस वक्त मेन है। तो ओमान की चढ़नी शुरू हुई है, यूएई ऑलरेडी चढ़ चुका है। दैट्स इट आई थिंक। सही है। I'm done. तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसको अपने अल्फाजों में कंक्लूड करूं तो अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट सेंस से देख रहे हैं इसको, तो मेरे ख्याल में दुबई इज़ एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आपने सिर्फ रिटर्न देखने, खाली आपने वहाँ रहना नहीं है, तो आप दुबई को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुबई स्टिल वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि वहाँ पे एक तो रेंटल यील्ड काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, फिर वो काफ़ी मेच्योर मार्केट है, वहाँ पे कंटिन्यूस इन्फ्लक्स रहता है लोगों का। लेकिन अगर आपने खुद रहना है, आपको रेजिडेंसी चाहिए, आपको एज अ सेकंड होम बनाना है वहाँ पे, या हॉलिडे होम बनाना है, तो फिर ओमान में ख्याल में बेटर अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि एक तो वो प्राइस में कंपेरेटिवली कम है दुबई से, और ऑफ कोर्स उस हिसाब से रेंटल यील्ड तो नहीं जनरेट हो रही, लेकिन आपको वो रेजिडेंसी दे रहा है काफ़ी लो कॉस्ट के अंदर कंपेयर टू दुबई या यूएई। तो ये मेरी कंक्लूजन है इस पूरी ये पॉडकास्ट की। ये आपके हाँ, कहने इसमें इसमें थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। हैं? वो ये कि दुबई जबरदस्त मार्केट है, लेकिन उसके लिए आपको सुपर एक्टिव होना और आपका जबरदस्त होना एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर बहुत जरूरी है। हम्म, अगर आप सीजन इन्वेस्टर नहीं है, आप होल्ड करना नहीं जानते, आपको नहीं पता कि इस साइकिल्स आगे पीछे कैसे ऊपर जाएंगे, तो दुबई में अगर आप जाएंगे तो दुबई आपको परेशान कर सकता है। हम्म, तो दुबई में फिर वो लोग फोकस करें, या फिर अगर वो आप नहीं है तो फिर वो आप हमारे साथ, हमारे जैसे लोग जो हैं वो इसी चीज को, मैं गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा हूं कि दुबई की जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है उसको कैसे आसान बनाया जाए एक ऐसे आदमी के लिए जो के पास पैसा तो है और पैसा ज्यादा बनाना चाहता है, लेकिन वो उस चीज को अभी समझता नहीं है, उसको खरीदना नहीं आता दुबई के हम्म, अंदर। ये पॉइंट, अब जिनको दुबई समझ नहीं आता है तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो फिर शारजा है। हाँ, दुबई 100 पे गया, शारजा 40 पे चला जाएगा, हम्म, 40 से नीचे नहीं जाएगा। ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, ग्रोथ और कैपिटल गेन्स और ये सारी सारी चीजें। साथ में फिर आप रासो खैमा भी खड़ा हो, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं, बहुत पैसे अभी आपके पास हैं भी, तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो तो दुबई से के बराबर आ गई हैं रासो खैमा की, हम्म, बिकॉज वहां पे कसिनो आ रहा है आने वाले वक्त के अंदर। अबू धाबी बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, लेकिन एक्सपेंसिव मार्केट है। ओमान प्रॉब्ली इन सबसे नीचे आता है, लेकिन ओमान का जो चार्म है वो ये कि वो एक वर्जिन मार्केट है, वर्जिन है, चीप है और स्लो मार्केट है। तो हम्म, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन स्लो नहीं है, नहीं यार मुझे तो जल्दी करना है, जल्दी होना चाहते हैं, तो फिर आप ओमान नहीं जाइए, ओमान आपको परेशान करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप को दुबई समझ नहीं आ रहा तो शारजा आइए, शारजा में हम्म, बिजनेस खोलिए, शारजा में कीजिए वो सब चीजें। तो आई थिंक यू हैव गॉट नाउ 3-4 ऑप्शंस विद इन 2 कंट्रीज, ओमान हम्म, एंड यू। मैं फिर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दूं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, और डिपेंड ही करता है कि आप कितने सीजनड इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, दुबई में नॉन सीजन इन्वेस्टर प्ले नहीं कर सकता, काफी बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, हाँ, काफी और फिर ये भी है कॉम्प्लिकेटेड। ना कि दो चीज़ें ना, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट लेंस से देख रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आपको दुबई अट्रैक्टिव लगेगा, या यूएई इन बिल्कुल जनरल लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर आपने एज ए प्लान बी एक चीज़ खरीदनी है, यानी कि रिटायरमेंट का प्लान है, या आपने यहाँ से निकल के हॉलिडे होम के तौर पे इसको यूज़ करना है, सर्दियों से निकलना है, कनाडा की जो सख्त सर्दी होती है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको ओमान जो है वो काफ़ी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दे रहा है, क्योंकि उसकी प्राइस कम है कंपेयर टू दुबई, और आपको रेजिडेंसी काफ़ी लो कॉस्ट पर आपको मिल रही है, और फिर ऑफ कोर्स उसका कल्चर, उसका जो वेदर है, उसकी जो सीनरी है, वो काफ़ी डिफरेंट है यूएई से। ओमान आपको नेचर के करीब कर देगा, हाँ, क्योंकि वो खुद बड़ा नेचर से करीब है। बिल्कुल। तो और यहां ज्यादातर मैन मेड है, यूएई हुँ, ज्यादातर मैन मेड है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आप, जैसे आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा स्लो लाइफस्टाइल चाहिए, फैमिली ग्रो करनी है, बिजनेस मैं करना चाहता हूं, वर्जिन मार्केट हो, मुझे हुँ, कंपटीशन इतना नहीं चाहिए, वंडरफुल मार्केट है ओमान हाँ, इन 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 पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर वो स्पीड वगैरह चाहिए, आपको रिश्तेदार चाहिए, आपके सारे रिश्तेदार तो दुबई और शारजा में रहते हैं, वो हाँ, तो मस्कत में नहीं रहते। ये तो भी एक फिर पॉइंट है ना कि सोशल लाइफ आपकी कितनी कैसी होनी चाहिए? अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल
तो ओमान में तो उस तरह से आपको पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो, लेकिन वो ऑफ कोर्स आपके रिश्तेदारों में से नहीं होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स दुबई में तो कोई ना कोई रिश्तेदार तो होता ही होता है। यार यासीन, जब मैं फर्स्ट टाइम वहां गया हूँ और जब मैं हाँ। पिचेस करता था, तो जो पूरी पूरी मीटिंग में बैठे होते थे वो हमारे पड़ोसी इंडियंस होते थे। और जब वो कंप्लीट हो जाती थी पिच, तो वो मुझसे बाद में पूछा करते थे कि वे आर यू फ्रॉम इंडिया। वो अज्यूम होते करते थे कि यार, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे बहुत ज्यादा जो स्किल्ड या पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ओमान में बहुत कम है। हुँ, तो लोग आपको डिफॉल्ट पे अगर मिलते हैं तो वही सोच के मिलते हैं कि यू आर एन इंडियन। हमारे ज्यादातर जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो फिर ये और जो तो नहीं, बट ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, मजदूर हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स हुँ, करते हैं। तो उस हिसाब से भी बड़ा स्कोप है, यू नो, जो मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बड़ा हाँ, स्कोप। ये भी तो स्पेस बनाई ना ओमान के अंदर पिछले 11-12 सालों के अंदर। तो वो स्पेस कैसे बनाई? ऑब्वियसली अपनी मेहनत से बनाई और एफर्ट करके बनाई। तो वो स्पेस अवेलेबल है वहां पर। वो मार्केट हुँ, पाकिस्तानियों ने एक्सप्लोर नहीं की हुई वो मार्केट। राइट, तो ये सही है। एडवांटेज। ठीक है, मुस्लिम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ा शुक्रिया। और काफ़ी इसमें वेल्थ ऑफ नॉलेज इस पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों के लिए जो कि अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, क्वेश्चंस कीजिए हमसे, ताकि हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। और अगर आप मज़ीद इन टॉपिक्स पे डीप डाइव चाहते हैं तो भी हमें बताइए, हम एक और पॉडकास्ट इस टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो मुस्लिम भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत नेक्स्ट वीक शुक्रिया इंशाल्लाह यासीन। दोबारा। और ये अच्छी, नेक्स्ट सबसे वीक अच्छी फिर हम बात ये अबू धाबी कवर कर लें। यार, अबू धाबी अभी नहीं कवर करेंगे। अभी नहीं करेंगे, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं ऑफलाइन कि कौन सा टॉपिक ठीक है। हम करेंगे। क्योंकि अब वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है मेरे दिमाग में, जैसे जैसे हम पॉडकास्ट करते जा रहे हैं ना। तो हाँ, क्या क्या बातें हैं, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लेकर आए थे, तो हमने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया। तो अब वो देख लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज के ऊपर हम इस पे को फोकस करते हैं। बट ठीक ये है। कि हम फिर ऑफलाइन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। बस जबरदस्त। हाँ, सही है। ठीक है। ठीक है, चलें, ओके, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।